तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th के जैक बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो 2023 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो बुकलेट है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें कुल 40% है जो कि MCQ टाइप होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सा ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था? तो कौन सा? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो जो नेपोलियन संहिता आया था वो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था, यानी कि जन्मजात जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया था, और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया था, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो खेड़ा है भारत के गुजरात में है। कहाँ पर है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है खेड़ा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो जो साइमन कमीशन था भारत इसलिए आया था क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। किस लिए आया था? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो कौन सा फसल खराब हो गया था? आलू फसल खराब हो गया था। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आलू अकाल किस देश में आया था? तो किस देश में आया था? आयरलैंड में आया था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था उनमें कौन से देश थे? तो जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था वो ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका था। और यदि पूछेगा धुरी शक्तियां में कौन सा देश शामिल थे, तो नाथसी था, जर्मनी था, जापान और इटली थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो जो उत्पादन था, रोजगार था, आय और व्यापार, इन सभी का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो जो 19वीं सदी के दौरान जो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग था वो कौन था? कपास और धातु का जो उद्योग था वो सर्वाधिक गतिशील में थी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो जो मुद्रण तकनीकी था वो सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? तो पुस्तक जो गुलामगिरी कौन लिखा था? तो ज्योतिबा जो फूले थे वो जाति प्रथा के अत्याचारों पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? जो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से? नवीकरणीय या अनवीकरणीय। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितनों भागों में बांटा गया है और कौन कौन से, तो उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैव और अजैव संसाधन के रूप में बांटा गया है। और समाप्यता के आधार पर कौन सा बांटा गया है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय बांटा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, संसाधनों के अंधाधुन शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है? जो संसाधन है उसका अंधाधुन शोषण से भूमंडलीय तापमान बढ़ जा रहा है, ओजोन परत अक्षय हो रहा है,
पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो संकट पैदा हो रहा है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वनों और वन्य जीवन के संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है और बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो जो आरक्षित है वन है उसको सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से और रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, इन सभी के कारण जो जल है वो अत्यधिक मात्रा में होने के कारण भी प्रदूषित होते जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो जो मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ फसल। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि शरद ऋतु के आगमन के साथ कौन सी फसल बोई जाती है, तो रबी फसल बोई जाती है। और खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? धान हो गया और मक्का, जो है मक्का वो कौन सी फसल में आता है? खरीफ फसल में आता है। और रबी फसल में कौन सा आता है? गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी चीज़ आते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायता भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बहुतायता। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जलों और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो जलाक्रांतता हो जा रहा है, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी कि इनमें से सभी जो समस्याएं पैदा हो रही है इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह अयस्क को औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग आणविक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है? किस प्रकार डाल रहा है? मानव स्वास्थ्य पर डाल रहा है, पशुओं पर भी डाल रहा है और पौधों पर डाल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो जो फ्रेंच भाषी के लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो इनमें से सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था और सरकारी नौकरी में जो सिंहली को प्राथमिकता दी गई थी, केवल सिंहली लोग ही, जो सिंहली भाषी के लोग थे वही सरकारी नौकरी कर सकते थे और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो जो न्यायपालिका होता है वो कार्यपालिका और जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है उस पर अंकुश रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो पोखरण है वो भारत के राजस्थान में स्थित है और यहीं पर राजस्थान में ही 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं और 28 कहता है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है? जन्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि
धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता का अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सांप्रदायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जो केरल है वहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसको औसत आय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होता है? तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है वो पूछ रहा है किस पर विभाजित होता है? तो उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो जो तृतीय क्षेत्र है वो भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन सा आता है? तो जो सेवाएं हैं, सेवाएं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में तृतीय क्षेत्र को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है? तो जो मुद्रा है वो दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक होता है, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाता है। ये सारी सुविधा जहाँ रहती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? कंपनी अपना स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सहायक होता है? तो जो विदेशी व्यापार होता है वो विभिन्न देशों के जो बाजार होते हैं उसको क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन हुआ था, वो किन कारणों से हुआ था? तो अत्यधिक खादों की कमी हो गई थी, खदानों की जमाखोरी के कारण हुआ था और खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट हो गई थी। इसी कारण 1960 के दशक जो आंदोलन हुआ था। यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। और 38 है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो जो तीसरा स्तर है उसको संवैधानिक और अप्रभावी बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? संवैधानिक और अप्रभावी बनाया गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि जो छुआछूत है वो किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलनों को सफल बनाना और राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डालना, ये सभी शामिल है। यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।